तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो कैसे हैं सब? आई होप आप मस्त होंगे। और तैयारी कैसे चल रही है आपकी? बिल्कुल अच्छी चलनी चाहिए, बिल्कुल लूज नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 95% लेकर चला जा रहा है सम्राट अकेडमी पे। ठीक है, तो सम्राट अकेडमी चैनल को यार सब्सक्राइब तो करो भाई, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे लोग आप लोग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसकी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि तैयारी आप लग गए हैं। रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं आप लोगों को, बस पढ़ना है आप लोगों को। रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड मिलती है हर एक सब्जेक्ट की मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैथ का रेगुलर मिलता है, साइंस का मिलता है, हिंदी का मिलता है, इंग्लिश ग्रामर चल रही है। अब क्या चाहिए भाई? पूरा अच्छे से तैयारी चल रही है 95% की। जो हम लोग प्लान सेट किया उसी के मुताबिक अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, पढ़ते हैं अच्छे से, नाम रोशन करते हैं माँ बाप का अपना टारगेट 95% लाकर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं कि मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में तो पूछिए मत, इतना प्रैक्टिस कर देंगे कि बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हम लोग को चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। और पहला प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं, और दिमाग अपना शांत कर रख लीजिए, पेन कॉपी कलम निकाल लीजिए। अब यहाँ से प्रैक्टिस चालू है, और कुछ हम लोग इधर उधर के बारे में सोचेंगे नहीं, सिर्फ अपने क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैटर ये फंस गया कि ये क्वेश्चन दे दिया हमको। अब इस क्वेश्चन को हमको समझना है। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, देखिए एक आयताकार बाग का मतलब कि ये जो आप आयत देखें, आयत ये आपका आयत होता है। लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है, यह जो होता है इसके बराबर होता है और ये चौड़ाई इसके बराबर होता है, ये आपका आयत होता है। और आयत का परिमाप जानते हैं क्या होता है? आयत का परिमाप ये होता है कि यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करिए और यहाँ तक की लंबाई, और यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ तक की लंबाई, पूरा आपका परिमाप कहलाता है। लेकिन बात हमको पूछा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, बस यही आपका अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप तो हम लोग जान गए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। ठीक है, और कह रहा है कि दे भी दिया है कि अर्ध परिमाप यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 36 मीटर है। और कह रहा है कि जिसकी लंबाई जो होगी वो इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी। लेकिन लंबाई हमको नहीं बताया कि इतना है, न तो चौड़ाई ही बताया, बस हमको ये बताया है कि लंबाई भाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो नहीं बताया है तो हम लोग ज़बरदस्ती मान लेंगे इसको कि छोड़ेंगे इसको, ज़बरदस्ती मान लेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई क्या मान लेंगे? x मीटर मान लें, x मीटर। माना बाग की लंबाई x मीटर, कोई दिक्कत? और चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई यहाँ मान लेता हूँ मैं y मीटर, y मीटर मैंने चौड़ाई मान लिया। ठीक है, और लंबाई मैंने x मीटर मान लिया, चौड़ाई मैंने y मीटर मान लिया। और अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यहाँ बाग लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम को समझ में आएगा कि बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। ठीक है, क्लियर? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो जो बोला है उसको ध्यान से समझिए। बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाग की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम x कहेंगे, और ये जो चौड़ाई है y है। तो बाग का अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक x चला, फिर यहाँ तक y चला, तभी तो आपका अर्ध परिमाप हुआ। मतलब x प्लस y ये अर्ध परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप को जगह हम नहीं लिख सकते हैं x प्लस वाई, बिल्कुल x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 36। ये हो गया समीकरण नंबर पहला, हो गया क्लियर। और फिर हमको कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से, तो लंबाई हमारा x है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से, चौड़ाई मतलब चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब जाके इक्वल होगा। तो देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बात खत्म, ये समीकरण दूसरा बन गया। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो 4 भाई इसमें जोड़ेंगे तभी तो इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर, बात खत्म, समीकरण पहला और दूसरा मिल गया। अब हमको करना क्या है कि x बराबर, जो समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहले में रख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर y प्लस 4 का मान समीकरण पहला में रखने पे, समीकरण पहला में रखने पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में क्वेश्चन आए। क्यों नहीं आएगा? अब इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो क्या है? x प्लस वाई बराबर 36 है, तो जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे हम y प्लस 4 रखेंगे, तो x आ गया,
तो y प्लस 4 रख देंगे। अब प्लस y तो यहाँ पे बराबर 36, या y मिलके हो जाएगा 2y और प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 36। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 उधर जाएगा क्या होगा -4, तो हो जाएगा 2y बराबर 36 में से 4 गया तो 32, तो y बराबर क्या हो जाएगा 32/2 काट दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16। जब y बराबर 16 निकल गया तो x का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। y बराबर 16 का मान समीकरण दूसरा में रख लीजिए, तो y बराबर 16 का मान समीकरण दूसरा में किसी में भी रखेंगे तो आ जाएगा। y बराबर 16 का मान किस में रखने पे, समीकरण दूसरा में रखने पे। दूसरा पे क्या है, x बराबर y प्लस 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू तो 16 आया तो 16 रख देंगे प्लस 4, x बराबर 20, बात खत्म। तो x बराबर 20 आ गया, y बराबर 16। हमसे पूछा क्या, विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई को मैंने क्या माना था x, तो x बराबर कितना आ गया 20, तो हमने जान लिया कि लंबाई कितना है 20 मीटर। उसी तरह चौड़ाई को हमने माना था कितना y, और y बराबर कितना आ गया 16 मीटर, मतलब चौड़ाई 16 मीटर, तो चौड़ाई 16 मीटर लंबाई 20 मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होता हुआ, बात खत्म। तो बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसके प्रकार तो हम लोग उड़ा देंगे, इधर उधर कर देंगे सारे क्वेश्चन को। क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन में पहला, बिल्कुल क्लियर। सोचने समझने वाली बात थोड़ी है, इतना भारी भी क्वेश्चन नहीं है कि हम लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। अब संगत है या असंगत, अब यह क्या बोला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब ये क्वेश्चन दे दिया, हमसे पूछ रहा है कि संगत है या असंगत। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको समीकरण बस दो दिया है ना, क्या दिया है, एक दिया है 2x - 3y बराबर 8, इसे समीकरण पहला मान लीजिए, और दूसरा दिया है 4x - 6y बराबर 9, इसे समीकरण दूसरा मान लीजिए। क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगत या संगत होता है क्या है, अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए इसे हल करते समय क्या करेंगे हम, 2x - 3y, यह प्लस 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x - 6y प्लस 9 इधर जाएगा तो -9 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। समीकरण पहला को हम a1x और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, और यह समीकरण दूसरा तो इसे a2x मान लेंगे और b2y मान लेंगे और c2 बराबर 0, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। इससे तुलना करके हम यहाँ से a1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, a1 बराबर क्या निकल गया 2, b1 बराबर क्या निकल गया -3 और c1 बराबर निकल गया -8। इसी प्रकार यहाँ से a2 बराबर क्या निकल जाएगा 4, b2 बराबर क्या निकल गया -6 और c2 बराबर निकल जाएगा -9। तो यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकल गया। अब बात आती है संगत, कह रहा है कि संगत है या असंगत है। तो पहले हम लोग तुलना करेंगे, a1 बटा a2 का तुलना करेंगे, b1 बटा b2 का तुलना करेंगे और c1 बटा c2 की तुलना करेंगे, देखेंगे क्या आता है। a1 बटा a2, a1 क्या है 2 और a2 कितना है यहाँ पे 4, मतलब कट जाएगा तो आ जाएगा 2 × 2 2 दूनी के 4, मतलब a1 बटा a2 1/2 आ गया। इसी तरह b1 बटा b2, b1 क्या है आपका -3, b2 क्या है आपका -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 दूनी के 6, ये भी आपका आ गया 1/2। इसी तरह c1 बटा c2 चेक कीजिए, c1 क्या है -8, c2 क्या है -9, कट गया मतलब 8/9, मतलब ये अलग आ गया। मतलब इस चीज़ से हमें क्या मालूम चला कि जो a1 बटा a2 है ये तो बराबर हो रहा है किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं किसके, c1 बटा c2 के। आज जब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कंडीशन कभी बनता है कि जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो ये हमेशा असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। लिखेंगे हम लोग लास्ट में, अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत। क्लियर। तो क्या है, कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस।
जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे, मैथ आपकी प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया अब जाऊँगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं, मैथ को जितना जितना प्रैक्टिस करिए। इसीलिए तो मैं डेली वीडियो आप लोगों को मैथ के दे रहा हूँ कि आप लोगों को 4-5 मिनट डेली वीडियो मैथ का जाए कि एक भी क्वेश्चन ना बचे, सारे क्वेश्चन आप कर डालें, ठीक है, हर एक कैटेगरी का, ताकि बोर्ड एग्जाम में भाई कोई एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्लियर क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं इस प्रश्न को, बहुत लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि परीक्षण कीजिए, मतलब जांच कीजिए कि क्या x बराबर -2 बटे करड़ी में 3 समीकरण इतना का एक मूल है। इस प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि दे देगा x की वैल्यू, कह रहा है कि बताइए कि यह इसका मूल है कि नहीं। तो मूल कैसे ज्ञात करें कि मूल होगा कि नहीं होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या बला है, लेकिन इसे हल कर देंगे बहुत आसान तरीके से। हमारे हाथ में क्वेश्चन आया तो बचेगा नहीं। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि हमें यह बताइए कि x बराबर -2 बटे करड़ी में 3 समीकरण इतना का मूल है कि नहीं। तो करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x का वैल्यू जो दिया है ना -2 बटे करड़ी में 3, जहाँ जहाँ पे भी x रख रहा है वहीं पे वैल्यू रख लीजिए। अगर यह 0 आ जाता है तो समझ लीजिए कि मूल है इसका। तो चलिए हल कर देते हैं। तो जगह करड़ी में 3x² + 11x + 6 करड़ी में 3, इसको हल करके हमें 0 लाना है। अगर आ गया तो समझिए मूल है, ठीक है। तो ये आपका बायां पक्ष है, बायां पक्ष हल करके हमें दायां पक्ष लाना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा बायां पक्ष लेने पे, बायां पक्ष ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए करड़ी में 3 आ गया, करड़ी में 3 गुणे x आ गया x², तो x का वैल्यू क्या है -2 बटे करड़ी में 3। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, फिर +11, फिर गुणे x आ गया, फिर लिखेंगे -2 बटे करड़ी में 3, फिर +6 करड़ी में 3। यह होगा। यहाँ तक क्लियर आपको, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 उतार दीजिए, इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस कैसे लगे आप कहेंगे, तो इस 11 और इस प्लस का गुणा इस माइनस में होगा, तो -11 दूनी के 22 बटे करड़ी में 3 +6 करड़ी में 3, ये इस तरह उतर जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचेंगे ये क्या भला है, इसको कैसे हल करें, ठीक है। तो आप समझिए, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे ना तो होता है 3, मतलब इस 3 को मैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे अच्छा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में 3 इसी तरह रन दीजिए, ये हो जाएगा 4 बटे, इस 3 को मैं नहीं लिख सकता हूँ इस तरह, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब माइनस से 22 बटा करड़ी में 3 ऐसे ही रहने दीजिए, और +6 करड़ी में 3 ऐसे ही रहने दीजिए, तब ऐसे ही रह जा रहा, बस करड़ी 3 को करड़ी 3 से काट दीजिए, तो ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया करड़ी में 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। -22 बटे करड़ी में 3 और +6 करड़ी में 3। अब यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, करड़ी में 3 और 1 का, तो करड़ी में 3 ही एलसीएम होगा। करड़ी 3 से करड़ी 3 कैंसिल, बचा 4, फिर माइनस करड़ी 3 से करड़ी 3 कैंसिल 22, फिर प्लस 1 का गुणा 1 का भाग इसमें देंगे तो कितना होगा, करड़ी में 3, करड़ी में 3 का गुणा इसमें करेंगे, मतलब 6 करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 गुणे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो 3, 6 3 18, कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है। अब देखिए 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 - 22 बटे करड़ी में 3, 22 में से 22 गया तो 0 बटे करड़ी में 3, और 0 बटे करड़ी का 3 मतलब 0 आ गया ना आपका दायां पक्ष। यही तो लाना था कि इसे हल करके 0 ला दीजिए, काम बन जाएगा। तब 0 आ गया तो हम लिख देंगे इसलिए x बराबर -2 बटे करड़ी में 3 दिए गए समीकरण का एक मूल है, दिए गए समीकरण का एक मूल है। बताइए कोई दिक्कत है? भाई कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर हमारे साथ बने रहिए बस। इसके बाद देखिए एक भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो हमसे कहिएगा, एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, सारे प्रश्नों को चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रुकना ही नहीं, हम लोग को बस प्रैक्टिस करना है। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने हैं सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना लगातार। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, त्रिकोणमिति का यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यह सिद्ध करना है आप लोगों को।
ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और सिंपल भी इसे सिद्ध करना। तो हमें क्या करना है, बायां पक्ष उठाएंगे, दायां पक्ष सिद्ध कर देंगे। तो चलिए LHS उतारते हैं। LHS आपका क्या है, कोसेक थीटा माइनस क्या है, कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर। इसी को हमें हल करके हमें 1 प्लस कॉस थीटा प्लस बटे 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, इसी को सिद्ध करके। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा, कैसे नहीं हल होगा। ठीक है, और इसे हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग लगातार। कोसेक थीटा आ गया। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सारे फार्मूला। कोसेक थीटा बराबर होता है फार्मूला 1 बटे साइन थीटा। तो क्या मैं कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। जितने फार्मूला लिख रहा हूँ सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या, कॉट थीटा है ना, ये टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पे 10 लिख दीजिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा बराबर होता है क्या कि कॉस ऊपर चला जाता है, साइन नीचे आ जाता है, ये होता है कॉट थीटा बराबर। तो यहाँ पे कॉट थीटा है ना, तो हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर क्या हो गया, यह होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो साइन से साइन कैंसिल तो हो जाएगा, 1 माइनस ये भी कैंसिल तो कॉस थीटा, इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस कॉस बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर जैसे ऐसे रहता ना, a बटे b का अगर होल स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का मतलब a का होल स्क्वायर अब बटे b स्क्वायर, b का होल स्क्वायर। इस प्रकार अलग अलग वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही मैंने किया है। 1 माइनस कॉस का होल कॉस का स्क्वायर कर दिया और बटे इसका साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यह फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो बटे में साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जब ऐसे रहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a माइनस बी दो जगह लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको मैं दो जगह लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और नीचे वाला फार्मूला देखिए, ये आपका 1 है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर कर दूँ तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको तोड़ दीजिए इस फार्मूले पे, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब हमको करना क्या है, अब तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, काम कैंसिल। ऊपर आपका क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखें, यही ना करना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया, ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। शांति से पढ़ेंगे, शांति से प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्लियर हो गया। हम रुकेंगे नहीं, जस्ट बढ़ेंगे जस्ट आगे तुरंत क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन में 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद किया गया है। छेद का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 सेंटीमीटर कोर एक घन बनाया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं 3 सेंटीमीटर का एक पहले हम लोग घन बना लेते हैं फिगर द्वारा। क्या कह रहा है उसको अनुसार हम पढ़ेंगे। यह आपका 3 सेंटीमीटर का एक कोर बन गया। अब इस 3 सेंटीमीटर के कोर 3 सेंटीमीटर के एक घन में 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन है। ठीक है,
इसमें 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद किया गया है। कितना 1.4 सेंटीमीटर व्यास का, मतलब कि यहाँ ब्लैक पेन से कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे एक छेद किया गया है। ठीक है, जिसके कितना है व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि इस छेद जो है, इस छेद का क्या ज्ञात करना, आपको आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं, बहुत सिंपल है। छेद जो है बेलनाकार होगा इस तरह गोलाई में। ठीक है, छेद जो होगा क्या होगा, बेलनाकार होगा। तो छेद तब बेलनाकार होगा तो इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं हम लोग। त्रिज्या कैसे निकल जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखिएगा कि छेद बेलनाकार होगा। छेद जो होगा क्या होगा, बेलनाकार होगा। छेद तब बेलनाकार होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो त्रिज्या इसकी निकल जी आर बराबर क्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास आपको कितना दिया है, 1.4/2 कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या आ जाएगी कितनी, 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। अब ऊंचाई मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊंचाई क्या आपकी, हाइट, ऊंचाई आपका h है। ठीक है, जो कि 3 सेंटीमीटर कोर के घन दिया है, तो ऊंचाई तो आप इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका घन है, तो घन 3 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई भी आपको उतनी होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना ही बेलनाकार है। जितना घन है उतना ही बेलनाकार उसकी लंबाई है, तो ऊंचाई तो उतना ही होने वाली है। तो लिख लीजिए तथा ऊंचाई मतलब h, ऊंचाई आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जिसकी मतलब कि जो ऊंचाई है इसकी, वो घन का कोर है, मतलब जितना घन का कोर है उतना ही तो उसकी ऊंचाई है, तो घन के कोर के बराबर उतना उसकी ऊंचाई हुई 3 सेंटीमीटर। अब छेद का आयतन पूछा है, छेद का आयतन, तो छेद का आयतन कैसे निकलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो πr² h से, πr² h से छेद का हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, 0.7 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि r² है, और h कितना है 3 सेंटीमीटर। हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22/7, ये कितना हो जाएगा आपका 0.7 में 0.7 को गुणा करेंगे तो 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, 0094012, मतलब आ जाएगा आपका गुणे 0.49 × 3। ठीक है, इसे काट देंगे तो 0.7 बार हो जाएगा, 22 × 0.7 × 3, 22 3 66 × 0.7। ठीक है, यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 42 को 2 हाथ से लगा 4, फिर 7 6 42, 42 2 कितना हो जाएगा आपका 46, दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पे, मतलब 46.2 सेंटीमीटर घन, क्योंकि हम आयतन निकाले हैं तो घन में लिखेंगे। ठीक है, तो छेद का आयतन कितना हो जाएगा, तो 46.2 सेंटीमीटर घन हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस आप लोगों का थोड़ा सा टेक्निक था, क्वेश्चन को समझने का तरीका कुछ अलग था। ठीक है, फिगर बनाएंगे, सारी चीज़ आपको क्लियर होती चली आएंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में 5 ही क्वेश्चन रखने देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से क्वेश्चनों की, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्ले लिस्ट में चले जाइए, जितने क्वेश्चन में मैथ का बनाया हो वीडियो, सारी वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, और सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी अलग भी विषय पढ़ाया जा रहा है, तो उसको भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए।